नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, मैंने आपको पहली जो क्लास आगे जो क्लास अभी पीछे जो क्लास चल रही थी हमारी, उसमें शब्द हो गए थे। क्या हो गए थे? शब्द हो गए थे। और शब्दों का जो पार्ट आधा हो गया था, आधा रह गया है ना। अब आपको केवल समझना है, बाकी आपको जो लिखने का काम है वो आपको सब ऐप पर मिल जाएगा। लिखना आपको कुछ भी नहीं है, बस आप मैं जो समझा रहा हूँ वो चीज़ यदि समझ में नहीं आए तो आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। लेकिन यदि नोट्स भी बनाना है, नोट्स भी बना सकते हो। अब ये पूरा कहो तो पूरा नहीं लिखना है, पूरा आपको लिखा हुआ कहाँ मिल जाएगा? ऐप पर मिल जाएगा। किस पर मिलेगा आपको? ऐप पर मिल जाएगा। ऐप पर मैं सारे नोट्स व्यवस्थित करूंगा, लेकिन डायग्राम जो होगा वो आपको अभी बनाना है। चाहो तो इसका एक डायग्राम इस तरह से बना लो, पूरा दिखाई देगा। देखिए, ऐसा डायग्राम बना हुआ है, शब्दों का पूरा शब्द इसी में आ जाएगा। आपका शब्द यहीं पर है पूरा, और शब्द अगर एक बार इसको अच्छे से समझ लिया ना तो यहीं पर शब्द पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आपको दोबारा शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। देखिए आगे शब्द मैंने आपको बता दिया था कि शब्द क्या होते हैं। ये शब्द भी समझा दिए थे, तत्सम तद्भव उद्देश्य विदेश संकर भी बता दिए थे। अब देखिए, आपके जो शब्द आते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, मैंने डायग्राम पहले से तैयार कर लिया क्योंकि हमारे समय की बचत हो, आपके नेट की बचत हो, है ना। तो इसलिए मैंने डायग्राम पहले से तैयार कर लिया। उस दिन मैंने आपके सामने बना दिया था डायग्राम, जिससे आप समझ सको। आप लोग भी एक ऐसा डायग्राम बनाकर तैयार कर लीजिए। तो हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट की। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार से होता है। अगर कोई पूछे रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको केवल एक ही जवाब देना है कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, रूप या प्रयोग के आधार पर। देखिए, एक शब्द होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। एक शब्द होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। देखिए, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। किसके आधार पर? लिंग वचन कारक के आधार पर जो परिवर्तन हो जाए उनको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जो परिवर्तन हो वो विकारी भी कहलाते हैं, और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके, जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन ना हो, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए, विकारी शब्द में आपका संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, क्रिया और विशेषण आता है। क्रिया विशेषण इसमें आता है। किसमें? इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इनका पार्ट होता है क्रिया विशेषण। अब एक की जगह पे हम क्रिया विशेषण भी लिख सकते हैं क्योंकि इसी का पार्ट है। अब देखिए, मैंने आपको संज्ञा के बारे में थोड़ा सा बताया था उस वाली वीडियो। अगर आप बैक वीडियो में जाएंगे तो आपको संज्ञा के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा और बता देता हूं संज्ञा के बारे में, 2 मिनट के लिए बस ध्यान से सुनना। इस संसार में जिस संज्ञा की आपने जो परिभाषा पढ़ी है वो मैं आपको एक बार भी रिपीट कर देता हूं। देखिए, आपने बुक में पढ़ा है कि संज्ञा उसे कहते हैं वस्तु, व्यक्ति, भाव आदि का जो बोध कराए वो संज्ञा होते हैं। ये जमाना पुराना था, ये बुकों का जमाना है, लेकिन भाई साहब आप वो चीज़ याद रखिए जो आपको हमेशा याद रहे। ऐसी चीज़ पकड़िए जिससे आप जीवन में कभी नहीं भूलो। मैं आपको वो बताता हूँ, वो ट्रिक बताता हूँ जिसमें आप जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। और किसी भी टीचर के पास चले जाना, वो ये नहीं कहेगा कि ये चीज़ गलत है। क्लियर? तो बात क्या समझ में आई? मैं वो चीज बताने जा रहा हूं जिसमें आप एक बात पकड़िए, बस संज्ञा पूरे खत्म हो जाएगी। फिर आप खुद निकाल सकते हो कि संज्ञा क्या होती है। आप खुद पहचान सकते हो किसमें संज्ञा है, किसमें संज्ञा नहीं है। ठीक? देखिए, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, संज्ञा की परिभाषा, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में संज्ञा है। जिसका नाम है उसमें संज्ञा है। क्या? जिसका नाम है उसमें क्या है? संज्ञा है। जिसका नाम नहीं है, और बेनाम संज्ञा है। बेनाम कोई चीज होती नहीं संसार में, इसलिए जिसका नाम है वो संज्ञा है। तो एक लाइन में हम याद रखेंगे क्या? जिन वस्तुओं का नाम होता है उनमें संज्ञा होती है। यह नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आई? आगे देखिए, अब संज्ञा के मैं प्रकार बताऊं तो संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकारों में पार्टों में टूटा गया, एक व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। अगर मैं यहां पर लिख दूं, क्या लिख दूं? एक संज्ञा को और तोड़ दूं, किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। लिखने में थोड़ा
गलत हो रहा है तो आप लिख लीजिए, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा होती है वो हमारी कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती। कौन कौन सी? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ संज्ञा, ये 3 प्रकार की होती है। रूढ़ संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जिनका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? रूढ़ संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है ना? जैसे कि जल, जल का खंडन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अब युगरूढ़ संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिनका हम खंडन कर सकते हैं और इसे 2 पार्टों में तोड़ सकते हैं। जैसे कि बैलगाड़ी है ना, बैलगाड़ी, बैल को अलग कर दो, गाड़ी को अलग कर दो, दोनों शब्दों के नाम बैलगाड़ी। और योगरूढ़ संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जो किसी तीसरे का बोध कराएं। जैसे कि बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो, मुझे ही बताना होगा। देखिए, आप लोग मोबाइल से नहीं बता सकते हो, आगे लाइव क्लास होगी तो उसमें कमेंट लेके मैं आपको जरूर पूछूंगा कि क्या होते हैं संज्ञाएं। देखिए, तो जो हमारी योगरूढ़ संज्ञाएं होती हैं, कौन सी होती हैं? योगरूढ़ संज्ञाएं होती हैं, वो होती हैं वे संज्ञाएं जिनका जो 2 पार्टों में टूटे लेकिन किसी तीसरे का बोध करा दें। किसका बोध कराएं? किसी तीसरे व्यक्ति का जो बोध करा दें, वो क्या कहलाती है? हमारी योगरूढ़ संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे लंबोदर, दशानन, चक्रपाणी, चंद्रमौली, ये क्या है? पीताम्बर, ये हमारी योगरूढ़ संज्ञा है। और अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये संज्ञाएं आपको हर बुक में मिल जाएंगी और आपने सबने पढ़ी हैं। बाकी मैं संज्ञा इनमें इतनी डिटेल से पढ़ाऊंगा, इतने डिटेल से पढ़ाऊंगा कि आप लोग भी दंग रह जाओगे कि सर ने कुछ पढ़ाया है। वो चीज़ पढ़ाऊंगा कि जो आपको अभी तक नहीं पढ़ाई, यानी वो चीज़ दिखाऊंगा, संज्ञा में वो चीज़ दिखाऊंगा जिस पर हमेशा पर्दा डाला गया है। आप बस वीडियो देखते जाइए, लाइक करते जाइए, अपना जो चैनल बना है उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना, क्योंकि फॉलोअर्स भी बढ़ाने हैं हम लोगों को। बस आप लोग आगे बढ़ते जाइए। अपना ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, बिना ऐप के कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ मटेरियल मिलेगा वो ऐप पर मिलेगा, चैनल पर नहीं मिलेगा, ऐप पर मिलेगा। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करो। आगे देखो, अगली बात आती है सर्वनाम की। मैंने ये सब बता दिए थे वैसे उस वीडियो में, आगे बात करता हूँ। देखिए, थोड़ा थोड़ा और सुन लीजिए, आप लोग नहीं मानते हो तो थोड़ा सा 1 मिनट और बता देता हूँ। सर्वनाम, अगर इसको 2 पार्टों में तोड़ो, सर प्लस नाम, सबका नाम ले लिया जाता, वो सर्वनाम कहते हैं। बुक की परिभाषा आप लोगों ने सर्वनाम की क्या पढ़ी है? वे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब मेरी परिभाषा सुन लीजिए आप लोग, हमेशा याद रखना इसको। देखिए, व्यक्ति का नाम ना लेकर उससे अन्य शब्दों से बुलाना, वो क्या कहलाती है? संज्ञा, सर्वनाम कहलाते हैं। जिस व्यक्ति का हम नाम नहीं लें, रियल नाम ना ले, उसे अन्य हुआ ये वो करके बुलाएं, वो क्या कहलाती है? वो सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। हमारे हिंदू धर्म में एक सबसे बड़ी अच्छी, बहुत बढ़िया परंपरा है कि हमारी जो भी माताएं, बहनें या बहुएं जो होती हैं, वो कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, वो हमेशा सर्वनाम का ही प्रयोग करती हैं। ये नहीं कहती हैं कि ये हमारे हस्बैंड, ये इनका नाम है, नहीं, वो कहती हैं ये वह आ गए, वे आ गए, ये आ गए। तो ये जो शब्द है वो क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है, और ये इनको ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना? कभी पति का नाम नहीं लेती हैं, और 1-2 लेते हो तो वो नई परंपरा में आ गई। भाई सब ये मत कहना कि मैं तो लेती हूँ, अरे भैया तुम लेते हो, लेते रहो, लेकिन और तो नहीं लेती हैं। वो तुम आधुनिक पद्धति की महिलाएं हो, तुम आधुनिक पद्धति की पत्नियां हो, अपने पति के, है ना, तो तुम लोग नाम ले सकते हो। लेकिन अगर प्राचीन काल में हम थोड़ा सा जाते हैं तो हमारे जो महिलाएं होती थी वो नाम नहीं लेती थी, है ना। आगे देखिए, बाकी वीडियो में थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग एडजस्ट करिए, क्योंकि मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, है ना, तो एडजस्ट करना आप लोग। आगे देखना, तो सर्वनाम उसे कहते हैं। सीधी सी बात क्या समझ में आई? किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना, अन्य शब्दों से बुलाना, वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। क्लियर? आगे देखो, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम भाई साहब 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और हमेशा याद रखना 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं पता है आपको? नहीं पता है आपको? देखिए मैं बताता हूँ सर्वनाम के 6 प्रकार। सार्वनामिक सर्वनाम, है ना, परिणामवाचक सर्वनाम,
है ना। संख्यावाचक सर्वनाम और बताता हूं आपको, गुणवाचक सर्वनाम, है ना। ऐसे हमारे कितने होते हैं? 6 सर्वनाम होते हैं। ठीक, आगे देखिए क्रिया। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। क्या? धातु। और धातु से ही क्या बनती है? क्रिया बनती है। जब धातु में हम ना जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं? ना जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाती है? हमारी क्रिया बन जाती है। और जब ना हटा देते हैं क्रिया से, तो वो क्या बन जाती है? धातु बन जाती है। और जितनी भी हमारी क्रियाएं कहां से आई है? संस्कृत से आई। और संस्कृत क्या? संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। किसको कहा जाता है जननी? संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत माँ है और हिंदी उसकी पुत्री है। जितने भी शब्द आए हैं वो कहाँ से आए? संस्कृत से आए हैं और संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। ठीक है ना। तो प्राचीन, अगर देखो, मैं हिंदी साहित्य का जो इतिहास पढ़ाया था ऑफलाइन क्लास में, बहुत अच्छा पढ़ाया था कि हिंदी साहित्य कहाँ, हिंदी कैसे बनी, वो मैंने सारी चीजें आपको ऑफलाइन में बताई थी। वो गजब हिंदी, क्या बताएं आपको। देखिए, आप तो देखते जाइए, यहाँ पर भी बहुत मजेदार चीजें बताने वाला हूँ, है ना। देखिए अगला, देखिए विशेषण। विशेषण, किसी भी विशेषण आप लोगों ने पढ़ा, पहले आप बुक की परिभाषा समझ लीजिए, फिर मेरी परिभाषा सुनिए। बुक की परिभाषा में आपने लिखा है कि क्रिया या सर्वनाम या संज्ञा की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। क्लियर? यही पढ़ा है ना। मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छी परिभाषा बताता हूं जो आपके कानों तक जाएगी और हमेशा आपको याद रखेगी। क्लियर? और इसको याद नहीं रख सको तो इससे मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये सबसे सरल परिभाषा। क्या परिभाषा? सुनिए। विशेषण, जिस व्यक्ति की क्वालिटी बता दी जाए वही विशेषण है। जिसकी हम विशेषता बता दें वो विशेषण, या हम सीधे कह दें विशेषण को हम दूसरा नाम उसका क्या है? विशेषता। हम इस संसार में जिसकी भी विशेषता बतला देते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे विशेषण कहलाते हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के विशेषण बहुत कम देख रहे हैं, बहुत कम विशेषण देख रहे हैं, लेकिन अवगुण बहुत ज्यादा देख रहे हैं। अगर किसी से पूछो कि तुम अपने भाई में या अपनी बहन में या अपने घर वालों में या किसी में कोई विशेषण बता दो, तो कहते विशेषण हमें 10 बार सोचने पड़ेंगे तब हम बताएंगे विशेषण क्या होते हैं। 10 बार उनमें विशेषण बता पाए तब ढूंढेंगे कि हाँ भैया इनमें ये विशेषता है, इनमें ये विशेषता है, उनमें वो विशेषता है, आप में ये विशेषता है। ये हमारी परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। भैया हमें क्या करना है? हर किसी के गुण देखना है, अब गुण नहीं देखना है। हंस का काम क्या होता है? हंस का काम होता है मोती चुनना, और बगले का काम क्या होता है? कीचड़ को उठाना, कीचड़ को खाना। हम लोग बगला नहीं है, हम लोग कौन है? हंस हैं, और हंस बनना है। आप लोगों को मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोग इस वीडियो को देखते जाइए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अभी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ और ऐप पर भी क्लासें डाल रहा हूँ, है ना। आगे देखिए, आप तो बहुत मजा आने वाला है इस ऑनलाइन क्लास में। जबरदस्त ना कर दूं तो कहना, आप तो देखिए, बस आप लोगों का सपोर्ट मिलता जाए। मैं वो क्लास से दूंगा, वो क्लास, वो जबरदस्त क्लास से तैयार कर रहा हूं कि आप लोग भी कहोगे कि हाँ सर ने पढ़ाया है, और आपको क्लास में भी मजा आएगा। ऐसे ही नेट बर्बाद नहीं करना है, ये नहीं सोचना है। आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि सर ने मेरा 1 GB या 2 GB डाटा खा लिया है, वो फालतू की बकवास में नहीं। वो चीज़ दूंगा कि आपका 1 नंबर, यानी आप 1000 लड़के आगे, है ना। 1 नंबर से 1000 लड़के, 1000 स्टूडेंट आगे हो जाओगे आप, और इतना आगे आप हो गए तो आपकी जॉब करीब आ जाएगी। और जब जॉब एक बार मिल गई तो आज वर्ग 2 के जो बच्चे मुझे याद कर रहे, कल आप भी मुझे याद करोगे, वो भी मेरे गुणगान गा रहे, तो आप भी गुणगान गाओगे। गुण ये तो ज़्यादा बड़े हो, वो बस शिव जी की कृपा है, ज़्यादा ना बोलूँ मैं तो ये अच्छा है ना। बस शिव जी को रोज़ सुबह शाम याद कीजिए, है ना, और वीडियो ज़रूर देखिए, इससे आपके आगे काम आएगा। देखिए, ज़्यादा बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ अगर ज़्यादा बोलूँ तो, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। एक्स्ट्रा में थोड़ी बोलने की आदत है, आप लोग एडजस्ट करो, क्योंकि जब भाव खुलते हैं तो पार्ट पे पार्ट खुलता चला आता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, शब्दों पर आगे आते हैं। चलिए, तो विशेषण, किसी की विशेषता बतलाए उसको विशेषण। कितने होते हैं विशेषण? विशेषण हमारे 4 होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्रिया कितनी होती है? क्रिया देखिए, कभी 6 भी आता है, कभी 8 भी आता है। जब मैं क्रिया क्लियर पढ़ाऊंगा तो आपको और बताऊंगा,
ठीक है ना। संज्ञा अर्थ के आधार पर कितनी होती है? 5 होती हैं, और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 होती है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, है ना, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। देखिए अगला आता है आपका विकारी। क्या आता है? सॉरी, अविकारी। अविकारी वे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार, कौन से शब्द? वे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन ना हो जाएं, उनको परिवर्तन ना हो, क्या ना हो? परिवर्तन ना हो, उनको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है ना। इनका दूसरा नाम अव्यय है ना, अविकारी अव्यय, अव्यय कहते हैं। और इन्हीं से एक छोटा पार्ट और बन जाता है निपात का। सीटेट में कई बार पूछा गया निपात क्या होते हैं, निपात के बारे में बताइए, है ना, या इस शब्द में या इस वाक्य में निपात है। अब परेशान हो जाते हो, कई लोगों ने निपात तक नहीं सुने, निपात क्या होते हैं, है ना। तो देखिए मैं सब बताऊंगा आपको, और गहराई में ले चलूंगा, और जबरदस्त वीडियो देखिए आप, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना, देखते जाइए आप लोग आगे आगे क्या होता है। बहुत सभी क्लासें मिलेंगी, ये मत सोचना कि हिंदी वाले, मैं सभी क्लासें देने की कोशिश करूंगा, सब टीचरों से जो तुम्हारे पढ़ा रहे थे, है ना, वो नहीं, जो भी और अच्छे टीचर मिलेंगे जबरदस्त। देखिए आप तो ऑनलाइन का जज्बा देखिए। अविकारी, थोड़े से भाव आ गए, देखना आप लोग। अविकारी, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते एक जोश जाग जाता है, और फिर ये लगता कहीं ज़्यादा ना बोल जाएं। जोश ऐसा जागता, ये लगता कि आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ा दूं, है ना, मेरा बस चले तो मैं सबको जॉब दे देता। देखिए, लेकिन बस ना चले, है ना, क्योंकि एमपीटेट को ट्रेंड टीचर चाहिए। देखिए यहाँ क्रिया विशेषण लिख देते हैं, क्योंकि अभ्यासी का नाम है, क्रिया विशेषण लिख लो इस पर। क्या लिख लो? क्रिया विशेषण। देखिए क्रिया विशेषण लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा, याद रखना। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की क्वालिटी बता दे, क्रिया की विशेषता बतला दे, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधिका धीरे धीरे चलती है, तो इसमें जो धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। अगर हम इसी को कहते राम धीरे धीरे चलता है ना, तो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये हमारे क्या हैं? अव्यय हैं। क्या है? अव्यय। आगे देखिए, क्रिया विशेषण जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 पार्ट होते हैं क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है। रीतिवाचक होता है, कालवाचक होता है, परिणामवाचक होता है, और एक और होता है, आगे देखिए, संबंधवाचक, संबंधबोधक, विकारी। देखिए वे शब्द जो एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए, एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने, दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए नहीं, दूसरे वाक्य का संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे संग, बिना, प्रणय और इत्यादि इसमें शब्द आते हैं। किसमें? संबंध बोधक में। अब देखिए समुच्चय बोधक विकारी, बेविकारी शब्द। कौन से? बेविकारी, बे अविकारी शब्द जो 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखिए इसमें आता है आपका और, अथवा, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, जबकि, यदि, तो, वो किस में आते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं, वो भी बताते रहना, है ना। अगला देखिए विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक अव्यय, बे अव्यय, बे अविकारी शब्द होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति के मनोभावों का पता चलता है और ये लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे इसमें आता है आहा, ओहो, उहू, है ना, हाय, हे राम। तो ये क्या होते हैं? हमारे विस्मय आदि अव्यय होते हैं। आगे देखिए अगला आपका जो पार्ट आता है वो आता है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर?
अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अगर आपको कोई पूछे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर जो आपके शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और समानार्थी, है ना। देखिए, एकार्थी शब्द, अर्थ के आधार पर बता रहा हूं मैं शब्द। एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। क्या? जिनका एक अर्थ हो, जो संसार में एक हो, वो क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द कहलाते हैं। या हम सेकंड भाषा में ये भी कहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को एकार्थी शब्द की श्रेणी में रखेंगे। किसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा को। भाइयों बहनों, जो भी सभी वीडियो अच्छे से देखिए और ये सोचिए कि इससे अच्छी ये अच्छे से वीडियो देखिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। वर्ग 3 आपका टारगेट है, याद रखना। क्या? वर्ग 3 आपका टारगेट है और वर्ग 3 इस बार पार करना है आपको। अब की बार वर्ग 3 पार। देखिए, तो इसमें आपका जैसे किसी का नाम आता है, नाम एक ही होता है, भले नाम पहले एक होगा। राम हमारे एक थे, राम के बाद फिर अब अपने बच्चे का भी नाम रख लिया राम, तो क्या राम 1000 हो जाए? राम तो एक ही, नाम तो शुरुआत में एक ही जन्मा था। तो वे शब्द जो संसार में एक है, ताजमहल, है ना। कोई भी शब्द ले लो जो संसार में एक होता है। आगे देखिए, अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकल जाए, उनको हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, एक होता है आपका हार। क्या होता है? हार। दूसरा आपका होता है, देखिए, कनक, है ना। अगला देखिए, बेर। बेर भी आपका क्या है? अनेकार्थी है। इसके 2 अर्थ कैसे? एक हार का अर्थ होता है गले का हार और एक हार का अर्थ होता है पराजय वाली हार। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, है ना। एक बेर का अर्थ होता है, एक बेर का अर्थ होता है क्या? बेरी का बेर। और एक बेर का अर्थ क्या होता है? कितनी बेर खाना खाते हो, तो वो बेर, टाइम, है ना। और एक होता है, हम लोग कहते हैं ना, बस। बस, तो यहां पर भी 2 अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। कहते हैं ना, बस में बैठ गए हैं, ये कहते हैं ना। तो यहाँ बस माने हो गया, बस माने वाहन। ये भी अनेकार्थी शब्द है। एक से अधिक अर्थ निकला, अनेकार्थी। अगला देखिए, विपरीतार्थी को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका विपरीत अर्थ होता है, वे शब्द जिनका विपरीत अर्थ हो, वो क्या कहलाते हैं? विपरीतार्थी कहलाते हैं। आपको परेशान नहीं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल रहे हैं। शब्द मैं जितने पढ़ा रहा हूं उनकी टेस्ट आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट देना है, तरीके से करना है ना। अगले देखिए, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके समान अर्थ होते हैं। ऐसे ही जैसे पर्यायवाची, इसमें क्या आ जाते हैं? पर्यायवाची, उनके समान अर्थ होते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही जैसा होता है। जैसे पानी है तो इसका नीर, जल, तो ये क्या हमारे पर्यायवाची शब्द है ना। आग का है अग्नि, अनिल, है ना, पावक, ये क्या है? हमारे अग्नि की। आगे देखिए, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, है ना। तो मैंने आपको यहीं पर बताया था, किसमें? संज्ञा में बताया था। तो देखिए, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मन ले लेते हैं, मन को अगर हम 2 पार्टों में तोड़ देते हैं तो ये टूटता नहीं है, क्योंकि इन दोनों का कोई अर्थ नहीं होता है। माँ और ना को अलग कर दूं तो अर्थ निकलता है क्या? नहीं निकलता है। ये क्या कहलाते हैं? हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है। जैसे हमने लिखा रसोई, तो रसोई का अलग होता है। देखिए, रसोई घर लिखा है ना, तो रसोई का अलग अर्थ है और घर का अलग अर्थ है। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे
यौगिक शब्द। अब देखिए योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पर दोनों के अर्थ निकलते हैं। जैसे हमने लिखा लंबोदर, तो लंबा है उधर अर्थात गणेश जी। ये हमारे क्या हो गए, शब्द हो गए। आगे देखिए, बस इसमें छोटा सा एक पार्ट और रह गया, मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, है ना। कल इनको और रिवीजन कर देंगे अच्छे से, और इन सब के तत्सम तद्भव शब्दों की ट्रिक बता के हमारा शब्द पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी रखेंगे तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो अभी पढ़े नहीं है आपने, है ना। तो पूरा पार्ट आपका शब्दों का कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी इसमें क्वेश्चनों की, किसमें, शब्द में, ठीक है ना। हिंदी का ये पार्ट शब्द का कंप्लीट होता है। कल और रह गया तो थोड़ा सा और रह गया तो मैं कल आपको करा दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलते हैं, नमस्ते।